हाँ जी, नमस्कार। हिस्ट्री स्पेशल बैच में आप सबका स्वागत है। जितने लोग क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दीजिए। अच्छा ये बताएं, इसमें एडमिशन वाले कितने जुड़े हुए हैं? गजेंद्र, राहुल, एकता, सुनील। जो लोग इस क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करें। सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। ये बैच मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें आप लोगों को HCS, CDS, NDA, SSC, HSSC हर लेवल की हिस्ट्री करवाई जाएगी। ठीक है जी, वेरी गुड इवनिंग। हर लेवल की हिस्ट्री करवाई जाएगी। इसमें हर एग्ज़ाम में जिसमें भी हिस्ट्री आती है आप यहाँ से कवर करेंगे। इसके अलावा कोई रेलवे का एग्ज़ाम भी हो, ठीक है, तो 0 से लेके लास्ट लेवल तक की हिस्ट्री हम लोग इसमें करेंगे। जी वेलकम मोनू जी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री। देखिएगा जी, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको अपने पास्ट के बारे में पढ़ना होता है। हिस्ट्री यानी कि पास्ट। आप किसी देश की अगर हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो इसका मतलब आप उस देश का पास्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब है पास्ट। वैसे तो हर देश के पास अपना पास्ट होता है, लेकिन उसका कुछ रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि हम लाखों साल पुरानी बात भी पढ़ लेंगे। हमारे पास इसकी लिमिट है कि हमें 4500 साल का पास्ट पढ़ना होगा। इंडिया का जो पास्ट है, भारत का जो इतिहास है, वो पिछले 4500 सालों का ही है, सारा का सारा रिटर्न में। हालांकि रिटर्न से पहले का भी है इतिहास तो, लेकिन उसकी हमें इतनी जानकारी नहीं होगी, उसके सिर्फ हमें अवशेष मिलेंगे। एक्चुअल में जो रिटर्न फॉर्म में है वो हमारे पास सिर्फ लगभग 4500 साल का इतिहास ही है। तो हमें ये 4500 साल का इतिहास पढ़ना होगा। देखिए जी, हिस्ट्री में एक अहम रोल रहने वाला है डेट का। भाई आज आप अपने देश का पास्ट पढ़ने जा रहे हो, आपको ये तो पता लग गया कि ये घटना घटी, लेकिन ये नहीं पता लगा कि कब घटी, तो दिक्कत होगी। बिना डेट के हिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। डेट 2 प्रकार की होती है, BC और AD। समझिए एक बार आप लोग, BC और AD। देखिए जी, एक्चुअल में ये डेट कैसे बनाई गई? जो वर्तमान में कैलेंडर है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म को लेकर के बनाया गया है। जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म को कैलेंडर की शुरुआत मान लिया कि इनके जन्म के बाद जो भी घटनाएं घटती गई वो ईस्वी कहलाई। 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 2022 ईस्वी। आज जो 2022 चल रहा है वो ईस्वी है, यानी आज ईसा मसीह के जन्म को 2022 साल हो गए। अब इनके जन्म से पहले का जो टाइम था ना, उसको यहीं से शुरू कर दिया, मतलब कैलेंडर यहां से शुरू किया। इधर का ईस्वी, इधर का ईस्वी पूर्व। मान लो ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले कुछ हुआ है, 200 ईस्वी पूर्व। 400 साल पहले कुछ हुआ है, 400 ईस्वी पूर्व। 500 साल पहले कुछ हुआ है, 500 ईस्वी पूर्व। 2500 साल पहले कुछ हुआ है, 2500 ईस्वी पूर्व। यानी कि टाइम या डेट जो स्टार्ट होंगी वो ईसा मसीह के जन्म से होंगी, कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो समय हुआ है वो ईस्वी, और इनके जन्म से पहले का जो टाइम है वो ईस्वी पूर्व, कि ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले, 200 साल पहले। ये वाला टाइम आपको माइनस करना पड़ेगा। मान लो कोई घटना यहाँ पे घटी A,
और बी घटना यहाँ पे घटी, तो पहले ए घटी होगी, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, ये ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, तो इससे 2000 साल पहले ये घटना घट चुकी थी। यानी कि आपको ईसवी पूर्व माइनस करने पड़ते हैं और ये जो फिलहाल का टाइम है ये प्लस करना पड़ता है। ईसवी पूर्व को ही बीसी कहा जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसवी को एडी कहा जाता है, यानी एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के दौरान। ठीक है, तो हिस्ट्री में डेट इंपॉर्टेंट होगी। अब मैं आपको कहूं कि आज से 4500 साल पहले हमारा इतिहास शुरू हुआ था, तो 4500 साल पहले का मतलब है आज से 2000 साल पहले तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसके भी जन्म से 2500 साल पहले, यानी 2500 बीसी में इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, रिटर्न में जो हमारा है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने एक बात रखूं कि अशोक जो है शासक बना था 269 बीसी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 269 साल पहले, और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर हमला किया। कलिंग पर हमला किया, अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पे अटैक कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि अशोक ने कलिंग पे अटैक किया था 261 बीसी में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 269 साल पहले गद्दी पे बैठा और 261 साल पहले कलिंग पे हमला किया। क्या आप लोगों को एडी और बीसी में कोई कंफ्यूजन है? मुझे एक बार कमेंट करके बताएं। अगर तो डेट के पीछे लिखा हुआ है बीसी तो समझ लो ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम, अगर लिखा हुआ है एडी तो आज जो चल रहा है ना 2022 वो एडी है, अब का समय है वो ईसवी है। मुझे एक बार बता दो फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारी हिस्ट्री स्पेशल की पहली क्लास है और हम बड़ा जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने इसमें एडमिशन लिया है वो लोग इसके अच्छे से नोट्स बनाएं और देखना आपके नोट्स कितनी ज़बरदस्त आपकी तैयारी होती है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई समस्या? बताइए। वेरी गुड इवनिंग। पूनम, सोनू, पूजा, दीपक, अंजलि, अंशुल, सोनू, ठीक है। देखिए जी, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब देखिए आगे। इंडियन हिस्ट्री को आसान करने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो एक पार्ट में तो पढ़ नहीं सकते हम लोग, 4500 साल का इतिहास है, तो इसको आसान करने के लिए 3 भागों में किया गया। 3 भागों में क्यों किया गया? इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, एक इतिहासकार था जिसने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बुक जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। बुक लिखने वाले का नाम है जेम्स मिल। इस बुक में जेम्स मिल ने सबसे पहले बताया था कि इंडियन हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सबने अपने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, तो जेम्स मिल ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में करके लिखा। इसका भाग नंबर 1 जो होगा वो है हिंदू एम्पायर, भाग नंबर 2 मुस्लिम एम्पायर, भाग नंबर 3 ब्रिटिश एम्पायर। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसमें 3 भागों में कर दिया इसने, हिंदू एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। यानी इसका कहने का मतलब ये था, देखो एम्पायर होता है साम्राज्य। जेम्स मिल ये कहना चाह रहा था, जो कि भारत के इतिहासकारों को
समझ में आया कि भाई हिंदुस्तान में सबसे पहले हिंदुओं ने राज किया था, हिंदुओं का राज रहा काफी टाइम तक, फिर मुसलमान आए इनको रिप्लेस करने के लिए, और फिर अंग्रेज आए थे। तो अगर तीन अलग अलग शक्तियों ने राज किया तो तीन भागों में कर दो, हिंदू एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर। इसलिए जेम्स मिल ने अपनी इस किताब में तीन भागों में कर दिया इंडियन हिस्ट्री को। लेकिन समस्या ये थी, लिखने वाला अंग्रेज है तो ऑब्वियस है ये ब्रिटिश एम्पायर के बारे में ज्यादा लिखेगा। इस किताब में अंग्रेजों को ज्यादा महत्व दे रखा था। तो इतिहासकारों ने इस किताब को तो नहीं माना, लेकिन इसके कंसेप्ट को मान लिया। कम से कम ये बात तो है कि भारत का इतिहास तीन भागों में कर देंगे हम। तो इसी आइडिया को उठाकर इंडियन हिस्ट्री को भी तीन भागों में कर दिया। भाग नंबर 1 को नाम दिया एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। भाग नंबर 2 को नाम दिया मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। और भाग नंबर 3 को नाम दिया मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। भारत के इतिहास को तीन भागों में इसीलिए किया गया क्योंकि जेम्स मिल ने आइडिया दिया था, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशियंट जो हिंदुओं वाला टाइम है उसको नाम दे दिया, मेडिवल जो मुसलमानों वाला टाइम था उसको दे दिया, और जो अंग्रेजों वाला टाइम था उसको नाम दे दिया मॉडर्न इंडिया। इनके अगर टाइम की बात करें हम तो एंशियंट का टाइम होगा 2500 बीसी से लेके 712 एडी तक। मेडिवल का टाइम होगा 712 एडी से लेके 1857 एडी तक, और मॉडर्न का टाइम होगा 1857 एडी से लेके 1947 एडी तक। इंडियन हिस्ट्री को तीन भागों में किया गया, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। यानी कि जो हिंदुओं वाला टाइम था उसको नाम दे दिया प्राचीन। आप प्राचीन भारत में हिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। जो मुसलमानों वाला टाइम था उसको नाम दे दिया मेडिवल, और जो अंग्रेजों वाला टाइम था उसको नाम दे दिया मॉडर्न। इंडियन हिस्ट्री अगर हम एक मूवी माने, एक सीरीज माने, तो इस वेब सीरीज के 3 सीजन होंगे, 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 एंशियंट जिसमें हिंदुओं को पढ़ेंगे, पार्ट 2 मेडिवल जिसमें मुसलमानों वाला टाइम होगा, पार्ट 3 जिसमें मॉडर्न में आप लोग अंग्रेजों वाला टाइम पढ़ेंगे। एक बार हिंदुओं वाला टाइम, एक बार मुसलमानों वाला और एक बार अंग्रेजों वाला टाइम हमें पढ़ना होगा। यहां तक बताइए किसी को कोई समस्या है तो कमेंट करके बताएं। सारे के सारे किस बेस पे हमने 3 भागों में किया? जेम्स मिल की लिखी हुई द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की बुक के बेस पे बताइए जी। जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं एक बार कमेंट करें प्लीज। जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, भले ही आपने बैच परचेज कर रखा हो या नहीं, एक बार इस पे कमेंट जरूर करें। और सेम इसी तरीके से नोट्स बनाएं, आपके नोट्स इतने बेहतर बनेंगे। जी, रेनू, पूनम, रोहतास, बाकी लोग, किसी ने लिखा है इतिहास, गजेंद्र, कोई समस्या?
अब देखो जी, हमें ये सफर 2500 BC से लेके 1947 AD तक चलाना है। बीच में ईसा मसीह का जन्म भी होगा, इधर AD होगी, इधर BC होगी। 2500 साल ये और 1947 साल ये, तो लगभग 4500 साल का इतिहास हमें इस तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए जी, एक खास बात और मैं बता दूं आप लोगों को। इंडियन हिस्ट्री की खास बात यह है कि जो भारत का इतिहास उल्टा चलेगा। उल्टा कैसे चलेगा? देखिए, ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए था। आप लोग इस पूरी की पूरी हिस्ट्री में एक बात पाएंगे कॉमन, प्राचीन काल से लेके आधुनिक भारत तक, आधुनिक काल तक, क्या कि हम लोग पहले शहरों में रहा करते थे, फिर गांव में बसे। हम लोग पहले अमीर हुआ करते थे, फिर हम गरीब हुए। हम लोग पहले अच्छे हुआ करते थे, समाज में अच्छाई हुआ करती थी, बाद में बुराई की तरफ हम लोग बढ़े। ये बात गौर करने वाली है, इस बात को ध्यान से समझना। इंडियन हिस्ट्री में सब कुछ उल्टा चलेगा। पहले हम शहरों में रहते थे, गांव में बसे, अमीरी से गरीबी की तरफ, अच्छाई से बुराई की तरफ। इसका मतलब क्या है? देखो, आम तौर पे कोई भी इंसान सबसे पहले गांव में बसा होता है, फिर गांव से वो तरक्की करता है शहर की तरफ, शहर से बड़े शहर की तरफ। लेकिन यहां हम पहले शहरों में रहते थे, फिर गांव में। एग्जाम्पल दूंगा सबके। पहले हम गरीब होते हैं, मेहनत करते हैं, अमीर बनते हैं। यहां हम अमीर थे, गरीब बने। पहले आमतौर पे इंसान बुरा होता है, बुराई आती है और फिर अच्छाई की तरफ बढ़ता है। नहीं, यहां पहले हम अच्छे थे, फिर बुरे हुए। तो उल्टा चल रहा है। कैसे? अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, तो जो हमारा पहला चैप्टर होगा ना, सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान से समझना। वहां हम देखेंगे कि चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, पक्की सड़कें थी, 90 डिग्री पे काटती थी, मतलब ये शहरी सभ्यता थी। लेकिन जो दूसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता, वहां का जीवन ग्रामीण था। ये कैसे हो गया? यानी कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो गांव में थे, उनसे भी पहले सिंधु सभ्यता थी, वो शहरी थी। तो हम शहर से गांव की तरफ आए कि नहीं आए? बिल्कुल आए जी। दूसरी बात अगर करें हम, देखिए, अमीरी और गरीबी वाली बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तरीके से समझना इस बात को, तो हम दो प्रकार की इकोनॉमी लेते हैं, ध्यान से समझना। एक होती है सरप्लस, एक होती है सबसिस्टेंस। एक होती है सरप्लस, एक होती है सबसिस्टेंस। सरप्लस एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसको हम बोलते हैं अधिशेष, कि किसी व्यक्ति की इतनी इनकम, किसी ने इतना अधिक कमाया हो कि वो शेष बचा करके रख ले। ठीक है, आप लोग भी देखेंगे आपके घर पे, आप लोग टेंशन फ्री हैं क्योंकि आपके घर पे अगले 20 दिन का, अगले 50 दिन का गेहूं और आटा रखा होगा। यानी आप लोगों के घर पे इतनी पैदावार हुई थी या इतनी इनकम थी कि आप लोगों ने बचा के रख लिया। आज का काम भी चला, बचा के रख लिया। सबसिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह योग्य, मतलब कि आपके हालात ऐसे हैं कि आपने सिर्फ आज का ही कमाया, कल फिर कमाना पड़ेगा। देखिए, सरप्लस इकोनॉमी का मतलब कोई इतना कमा रहा है कि वो बचा के रखता है भविष्य के लिए। सबसिस्टेंस का मतलब ये है कि कोई इतना कमा रहा है कि बस उसका गुजारा ही चलेगा। समझना, जब हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे, क्या पाएंगे? कि हमें बड़े बड़े अन्नागार मिले। पहले ही चैप्टर में हमें बड़े बड़े अन्नागार मिले। अन्नागार मतलब जहां पे अन्न का भंडारण किया जाता हो। सिंधु सभ्यता से हमें अन्नागार मिले। अन्नागार क्या होते हैं? अनाज का भंडारण। अच्छा, अनाज का भंडारण कोई कब करेगा? जब इकोनॉमी कैसी होगी, सरप्लस या सबसिस्टेंस? सरप्लस। इतनी अच्छी इकोनॉमी थी तभी तो अन्नागार बनवाए। उन लोगों को अन्नागार बनवाने की जरूरत क्या थी?
अन्नागार इसीलिए बनवाए ना कि उन लोगों की पैदावार इतनी थी कि वो बचा के रखते थे। अब सोचिए सिंधु घाटी सभ्यता पहला चैप्टर है जहां से हमें अन्नागार मिलेंगे, इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वो बचा के रखते थे, मतलब इकोनॉमी सरप्लस थी। अंग्रेजों के टाइम पे हमारे हालात कैसे हो गए थे, गुजारा ही चलता था, बस सारा ब्रिटेन जाता था। तो पहले हम सरप्लस थे, बाद में हम सबसिस्टेंस हुए। तो अमीरी से गरीबी की तरफ आए कि नहीं आए हम? बिल्कुल आए जी। अच्छाई से बुराई, पहले कोई भी जाति प्रथा नहीं थी, बाद में जाति प्रथा आई। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में कोई किसी प्रकार की जाति प्रथा नहीं थी। वैदिक सभ्यता में किसी प्रकार का कास्टिज्म नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कास्टिज्म आया। पहले अच्छाई थी, बाद में कास्टिज्म, सती प्रथा, ऐसी ऐसी बुराइयां आई। तो आप क्या मानते हैं कि भारत का इतिहास उल्टा चलेगा? मुझे ये सारे एग्जाम्पल के बेस पे बताएं कि भारत का इतिहास उल्टा चलेगा, जो नहीं होना चाहिए था वो होगा। एक बार आप लोग सारे के सारे कमेंट करके बताइए, क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? बताइए जी, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं। बताइए, इस बात से सहमत हैं आप लोग कि भारत का इतिहास जो है वो उल्टा चलेगा? डन, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी इस बात को समझें। अगली क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग, लाइव जब आएंगे। हो गया? अब देखिए जी, 4500 साल के इतिहास में हम एंशियंट से लेके मॉडर्न तक आखिर पढ़ेंगे क्या क्या। एक बार मैं आप लोगों को इसका ट्रेलर दिखा देता हूं कि हमें इसमें पढ़ना है क्या क्या। ठीक है, पूरी की पूरी हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, मैं आप लोगों को इसका ट्रेलर दिखा देता हूं। एक बार यहां से यहां तक हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आता है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम सफर कर लेते हैं पूरी हिस्ट्री का, फिर हमें आराम आराम से इसका सफर करना है। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता चलेंगे, हड़प्पा चलेंगे, लोथल चलेंगे, राखी गढ़ी चलेंगे, खुदाई करेंगे, कहां से क्या क्या मिला वो सब पढ़ेंगे। आगे हम जंप करेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम देखेंगे शुरू का जो टाइम है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है, बाद का उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम वेदों को पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे समाज में बुराइयां आ गई, सती प्रथा आ गई, जाति प्रथा आ गई, अनेक प्रकार की बुराइयां आ गई। इन बुराइयों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म होगा, यानी कि हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। इस सब के बाद हम देखेंगे भारत 16 बड़े बड़े राज्यों में बंट जाएगा, उसको हम कहेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल में हमें सबसे शक्तिशाली जनपद को देखना है, इसका नाम होगा मगध। हम मगध के छोटे छोटे वंश पढ़ेंगे, हरियक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश में सिकंदर का हमला होगा भारत पे, पोरस के साथ लड़ाई करेगा सिकंदर, जीत जाएगा, व्यास नदी से वापस लौट जाएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध पे मौर्य वंश की स्थापना कर देंगे। अखंड भारत का पहला वंश होगा मौर्य वंश। मौर्यों में हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, बिंदुसार को पढ़ेंगे, अशोक को पढ़ेंगे। अशोक 261 बीसी में कलिंग पे अटैक कर देगा, बौद्ध धर्म अपना लेगा, उसके बाद मौर्यों का पतन हो जाएगा। अशोक के मरने के बाद मौर्यों में कोई शक्तिशाली राजा होगा नहीं, फिर मौर्यों का पतन हो जाएगा। और उसके बाद अगर भारत पे दोबारा सत्ता स्थापित होगी तो वो गुप्त काल की होगी। श्रीगुप्त नाम का व्यक्ति 240 ईस्वी में गुप्त काल की स्थापना कर देगा। इसमें घटोत्कच को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ेंगे, कुमारगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सभी राजाओं को पढ़ेंगे हम। उसके बाद आएगा पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश में हमें एक ही राजा को पढ़ना होगा जिसका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की 647 में डेथ होगी। उसके मरने के बाद देश टुकड़ों में बट जाएगा, सोने की चिड़िया वैसे ही था ये देश। और उसके बाद आएंगे भारत में मुसलमान। 712 में पहला मुसलमान आएगा मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद आएगा महमूद गजनवी, 1001 से लेके 1027 के बीच 17 बार आक्रमण करेगा। उसके बाद 1175 में मोहम्मद गोरी अटैक करेगा।
गोरी 1191 और 92 में यानी 1191 और 92 में तराइन की 2 लड़ाइयां लड़ेगा। दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मार के नींव डाल देगा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की। 1206 में मोहम्मद गोरी की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत शुरू कर देगा। भारत में मुसलमानों का राज ही कहलाता है दिल्ली सल्तनत। ये सल्तनत 1206 से 1526 तक चलेगी। इसमें 5 वंश आएंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। लोधी वंश का आखिरी राजा होगा इब्राहिम लोधी। 1526 में बाबर आएगा, पानीपत की पहली लड़ाई होगी, इब्राहिम लोधी को निपटा देगा और मुगल वंश शुरू हो जाएगा। मुगलों में बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे। हुमायूं भारत छोड़ के भाग जाएगा, बीच में सूरी वंश आ जाएगा, उसके बाद हुमायूं वापस आएगा। उसके बाद अकबर को पढ़ेंगे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब की 1707 में डेथ होगी जब वो 90 साल का हो गया था, और उसके मरने के बाद मुगलों का पतन हो जाएगा। यूरोपवासी भारत में व्यापार के लिए एंट्री शुरू कर देंगे। पुर्तगाली आएंगे, डच आएंगे, अंग्रेज आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, सब लोग आपस में भिड़ेंगे। जैसे जैसे मुगलों का पतन होगा नए नए राज्य स्थापित होते जाएंगे, अंग्रेज उन पे कब्जा करते जाएंगे, और 1857 तक अंग्रेज इतना बुरा हाल कर देंगे पूरे देश का। 1857 में पूरा देश मिलकर के करेगा क्रांति। क्रांति में हम हार जाएंगे, रानी विक्टोरिया भारत पे कब्जा कर लेगी 1858 का अधिनियम भेज करके। उसके बाद हमें इस देश को आज़ाद करवाना होगा, स्वतंत्रता संग्राम हम शुरू करेंगे। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होगी। 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का उदारवादी चरण चलेगा। 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर देगा लॉर्ड कर्जन, तब जाकर के उग्रवादी चरण शुरू होगा। 1905 और 6 में स्वदेशी आंदोलन होंगे। 7 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बढ़ जाती है। उसके बाद 1909 में पार्लियामेंट सुधार आता है, जब मुसलमानों को अलग से चुनाव दिए गए। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, जिसमें फैसला लिया गया अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। 1915 में महात्मा गांधी की भारत में एंट्री होती है। 1916 में होम रूल लीग, 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, 18 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। 1919 में आता है मोटेंग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, और 1919 में आता है रोलेट एक्ट, जिसके खिलाफ 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बाद 1920 और 22 के बीच असहयोग आंदोलन को हम पढ़ेंगे, जो कि चोरा चोरी कांड घटना के बाद वापस ले लिया जाएगा। 1925 में हम काकोरी ट्रेन एक्शन पढ़ेंगे, जहां पे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान को पढ़ेंगे हम। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आएगा, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या करवा दी जाएगी, और लाला लाजपत राय का मौत का बदला लेंगे सैंडर्स को मार करके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। उसके बाद 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होगा, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। 30, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन होंगे। 1931 में गांधी रिविन समझौता होगा। 32 में पूना पैक्ट होगा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। 1935 का भारत शासन अधिनियम आएगा। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो जाएगी। 1940 में कैबिनेट मिशन। 47 में माउंट बैटन योजना। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत अलग हो जाएंगे जी। हमें सिर्फ इतना पढ़ना होगा, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस होगा। अब मैं आप लोगों को सिलेबस लिखवा भी देता हूं कि इस बैच में आपको पढ़ना क्या क्या होगा। मुझे यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो, फिर हम सारा का सारा सिलेबस देखेंगे और लिखेंगे। ये साथ में आप लोग नोट करें। बताइए किसी को दिक्कत है तो। हमने पूरी हिस्ट्री का एक राउंड लगा लिया है, पूरा हिस्ट्री का एक चक्कर लगा लिया है, ठीक है। अब हम स्लो मोशन में चलेंगे पूरी हिस्ट्री में। बताइए फटाफट जी। शेखर सिंह, ये क्लास लाइव है। आरव, गुड इवनिंग। रेनू राठौड़, अब चेक कीजिएगा क्लास चल रही है कि नहीं। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है तो। जो लोग भी क्लास लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है जी। अंशुल, वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखिए जी, अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको चैप्टर लिखवा देता हूं, सिलेबस लिखवा देता हूं। सबसे पहले सिलेबस लिखेंगे प्राचीन भारत का। एंशियंट इंडिया। देखिएगा जी, चैप्टर पहला चैप्टर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ये बहुत जरूरी है। आप लोग अगर शुरू में ही वो इंडेक्स तैयार कर लेंगे,
सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा चैप्टर होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में कर लेंगे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। उसके बाद हम देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। महाजनपद काल, उसके बाद हम देखेंगे मौर्य वंश, उसके बाद हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, और पुष्यभूति वंश। और जैसे ही पुष्यभूति वंश समाप्त कर लेंगे, इसी के साथ दक्षिण भारत के राजवंश हम इसमें देखेंगे। उस समय दक्षिण भारत में कौन कौन सा वंश कहाँ कहाँ चल रहा था, ये सब हमें देखना है। एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए। जी नमस्ते। एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर अगली स्लाइड पे देखते हैं मेडिवल। कीजिए नोट, और नोट करके बताइए फटाफट। पहला लेक्चर है हमारा, इसमें सिलेबस होगा आपका, आपकी बेसिक जानकारी होगी। जो जो चैप्टर मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगा वो हम इसमें करेंगे भी। हो गया, देखिए आगे। उसके बाद हम देखेंगे मेडिवल। मेडिवल में हमें क्या क्या देखना है। मध्यकालीन, इसमें हमारा चैप्टर होगा, ये 9 चैप्टर हो गए थे हमारे, 10वां चैप्टर इसमें होगा भारत पे अरबी आक्रमण। 11वां चैप्टर होगा तुर्की आक्रमण। अगला चैप्टर होगा, शुरू में देखो अरबी आक्रमण करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और उसके बाद तुर्की आएंगे, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये सब तुर्की मुसलमान थे। उसके बाद होगा जी दिल्ली सल्तनत शुरू। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, एक एक वंश के एक एक शासक को हम पढ़ेंगे। तुगलक वंश,
सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत के हम ये 5 वंश पढ़ेंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल वंश। अगर इन सबको हम चैप्टर मान लें तो ये 13वां चैप्टर होगा, और ये होगा 18वां चैप्टर, मुगल वंश। मुगल वंश में हम शुरुआत हो जाएगी एक बार तो, फिर एक चैप्टर अपने आप में बाबर होगा, हुमायूं होगा, इसके अलावा अकबर होगा। हुमायूं के साथ साथ हम सूरी वंश भी पढ़ लेंगे। अकबर के बाद जहांगीर होगा, शाहजहां और औरंगजेब। ये सब अपने आप में एक चैप्टर हैं। औरंगजेब तक हमारे 24 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं मॉडर्न में जंप करते हैं। मेडिवल के कुछ चैप्टर हम मॉडर्न में काउंट करके पढ़ेंगे। एक बार यहां तक नोट कीजिए। और बताइए यहां तक नोट करके। जी गोपी गोपाल, डन। हाँ जी विकी, क्लास लाइव है ये। काफ़ी, लो जी साइड हो गया। फटाफट नोट कीजिए। और देखो ये एक बार आप लोग इंडेक्स तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए सुविधा होगी कि हाँ ये चैप्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, आइडिया लगता रहेगा। हो गया ना? डन। चलिए अब देखिए आगे, अगले चैप्टर की तरफ हम चलते हैं आगे। अच्छा इसमें चैप्टर कितने हो गए हमारे? 24। मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यूरोपियों का आगमन, यूरोपवासी जो आएंगे भारत में। जिसके अंदर हम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों को पढ़ेंगे। मुगलों का पतन, इनमें जो अंग्रेज आए थे वो लोग कैसे, अच्छा एक साथ, और नए राज्यों का उदय, जो नए नए राज्य उभर के सामने आए थे जैसे अवध, बंगाल, मराठा भी इन्हीं में आ जाएंगे, हैदराबाद, इन सब को हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी
कि भारत पर जीत, उसके बाद हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे शासन किया भारत पे, 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। इसी बीच हम देख लेंगे रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट, ये सब हमें देखने होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान आएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। और चार्टर एक्ट हमारे 1793, 1813, 1833 और 1853, ये सब देखेंगे। एक बार ये नोट कीजिए, ये सब चैप्टर ये होगा आपका 25वां, 26वां, 27वां, 28, 29, 30। अभी मॉडर्न पूरा नहीं हुआ, मॉडर्न पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर देखते हैं आगे। फटाफट नोट कीजिएगा इसको। नोट करके बताइए। हो गया? देखिए, जब तक सिलेबस हम लोग नहीं कवर करेंगे, देखेंगे, तो पढ़ने का फिर फ़ायदा है नहीं। हमें पता हो कि हमें कितना एरिया कवर करना है, कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद देखिए 30 चैप्टर यहाँ तक हो गए। उसके बाद हम देखेंगे 1857 की क्रांति। क्रांति के बाद 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद हम देखेंगे, ये 31वां चैप्टर होगा आपका। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना। राष्ट्रवाद का उदय होगा तभी कांग्रेस की स्थापना होगी। और उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम के 3 चरण, 3 फेज होंगे स्वतंत्रता संग्राम के। कौन कौन से, देखिए जी। पहला चरण होगा उदारवादी, मॉडरेट फेज 1885 से लेके 1905 तक। दूसरा चरण होगा उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट, 1905 से लेके 1917 तक। और तीसरा होगा गांधी चरण, गांधीयन, 1917 से लेके 1947 तक। इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। छत्तीसवां चैप्टर, 37वां और 38वां। इसके अलावा
हमें देखने होंगे इम्पोर्टेंट एक्ट, जैसे 1858 का हमने देखा था, 1861 का हम देखेंगे, 1892 का हम देखेंगे, 1909 का हम देखेंगे, 1928, 1935, 1942 और 1946, ये सारे के सारे हम एक्ट देखेंगे इसके अंदर। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रमुख दल देखेंगे, एक चैप्टर ये हो जाएगा 39, और 40 जो चैप्टर होगा, कुछ दल जैसे कांग्रेस की स्थापना और जो स्वराज पार्टी हो गई, और भी जो पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी थी। इसके अलावा प्रमुख नारे इसके अंदर हम देखेंगे। इसके अलावा प्रमुख नारों के साथ कुछ उपनाम, और इसके अलावा हम देखेंगे इसके अंदर प्रमुख समाचार पत्र, कौन सा किसने लिखा। तो लगभग 42 चैप्टर होंगे आपके इसके अंदर इंडियन हिस्ट्री के। इसको नोट कर लीजिए, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगभग 42 चैप्टर। और देखो ये जो चैप्टर है ना, उदारवादी फेज और ये वो, इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। वो सब भी हमें पढ़ना होगा। हाँ, इसके अंदर एक दो चैप्टर और जोड़ लीजिए आप लोग, जो कि बहुत जरूरी है। चलो मैं अगली स्लाइड पे बताता हूं आप लोगों को, एक बार इसे नोट कीजिए फटाफट। जो लोग बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको समझ में आएगा कि हाँ, इस बैच में हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। हो गया? देखिए जी, इसके अलावा जो 43 जो चैप्टर होगा हमारा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी हम पढ़ेंगे। 44 जो चैप्टर होगा हमारा, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये भी हम पढ़ेंगे। 1939 से लेके 45 तक। और इसके अलावा कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ये भी हम पढ़ेंगे। 45 चैप्टर इसके अंदर हो गए जी, ठीक है। ये सब हमें पढ़ना होगा। एक चीज और याद रखें, हिस्ट्री की जो भी जानकारी है हमारे पास, वो हमें प्रोवाइड करवाता है एक डिपार्टमेंट। हिस्ट्री से संबंधित जो डिपार्टमेंट है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में है, और इसकी स्थापना एटीन 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।
और अलेक्जेंडर कनिंघम थे इसके पहले महानिदेशक। तो आज जो भी जानकारी आपको हिस्ट्री की मिलती है वो ASI के थ्रू मिलती है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक है। तो यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो, और एक बार कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि आप लोग कौन सा पार्ट पढ़ना पसंद करेंगे, एंशियंट, मेडिवल या फिर मॉडर्न, तीनों में से। जहाँ से कहेंगे हम वहीं से शुरू करेंगे और डिटेल में चलेंगे हम। शेखर जी, ये अगर हमारे पास टाइम बचता है तो वो जरूर, नहीं तो ये चीज़ें सब यूट्यूब पे होने वाली है, ठीक है, बैच में नहीं, पाकिस्तान और चाइना के साथ वार, वो जो भी है, ठीक है। आप लोग एंशियंट से चाहते हैं? तो देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, डेट क्या होती है, कैसे मेंशन करते हैं, इंडियन हिस्ट्री को कितने भागों में हमने बांटा है, वो सब मैंने आपको बताया। क्यों बांटा है वो भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि कैसे भारत का इतिहास उल्टा चलेगा। उसके बाद मैंने आपको एंशियंट के सारे चैप्टर लिखवाए। उसके बाद मेडिवल के सारे चैप्टर लिखवाए। और उसके बाद हमने मॉडर्न इंडिया के चैप्टर लिखे सारे के सारे। और उसके बाद कुछ अदर चैप्टर जो है, प्रमुख दल हो गए, प्रमुख नारे, कुछ उपनाम, किसको क्या कहा जाता है, महान बूढ़ा व्यक्ति किसे कहा जाता है, ठीक है, ऐसे प्रमुख समाचार पत्र, कुछ एक्ट, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कांग्रेस के अधिवेशन। कई बार ये भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट पेपर में, ठीक है। ये सब आपको करवाया जाएगा। और कल की क्लास पे डिपेंड होगा कि हम कहाँ से शुरू करेंगे। आप लोगों ने खैर एक दो ने एंशिएंट बताया, किसी ने कुछ बताया है, ठीक है। तो आज जो करवाया है, क्या आप लोगों को समझ में आया? विक्की भाई, हाँ दिखा है आपका कमेंट ये वाला, तो ठीक है। आज की क्लास में आप लोगों को समझ में आया सब? बताइए जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओवरऑल पूरी हिस्ट्री का हमने परिचय ले लिया है। कल अगले लेक्चर में हम शुरू कर देंगे किसी भी पार्ट से जिससे आप कहेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।